के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। और जिस तरीके से इस कार्यक्रम में हर बार हम एक अलग विषय की बात करते हैं, आज भी एक अलग विषय पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, आज मतदान का दिन है, यानी लोकतंत्र का उत्सव आज मनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के 6 सीटों पर जो है सुबह 7 बजे से जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो हमारी आपसे अपील है कि अपने निकटतम मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान ज़रूर करें। और ये लोकतंत्र के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज की तिथि के साथ। और आज की तिथि की अगर हम बात करें तो विक्रम संवत 2081 बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। दिन शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2024। तो ये आज की तिथि की हमने बात की है। और अगर हम देखें तो ये तिथि थी, लेकिन आज के तारीख में क्या कुछ खास घटा था, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। बात करेंगे आज के इतिहास की। 1864 में पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी की आज जयंती है। वे स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे तथा आर्य समाज के 5 प्रमुखों में से एक थे। 1920 में श्रीनिवास अयंगर रामानुजम आधुनिक काल के एक महान भारतीय गणितज्ञ थे और इनकी भी जो है जयंती है। इसके अलावा 2010 की अगर हम बात करें तो बिहार सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध चीनिया केले की ब्रांडिंग गंगा केले के रूप में करने का आज ही के दिन निर्णय लिया था। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के शुभ विचार के साथ। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। तो जीवन के सभी अंधकार एक छोटी सी किरण जो है मिटा देती है। ठीक उसी तरीके से कि एक अंधकारमय वातावरण में अगर आप छोटा सा दीपक जला लें तो जो छोटा सा दीपक है वो पूरे अंधकार को दूर करने का काम करता है। और इसीलिए देश को विकसित बनाना है तो आपको मतदान करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक एक वोट देश को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि आगामी सरकार को सशक्त करने का काम करता है। तो हमारी भी आपसे अपील है कि वोट ज़रूर करें, क्योंकि द्वितीय चरण का आज जो है मतदान हो रहा है और इसमें अब मतदान में शामिल होकर अपने मत की आहुति ज़रूर दें और इस महापर्व में शामिल हो। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अंशुमान सिंह जी हैं, आईजी लॉ एंड ऑर्डर हैं मध्य प्रदेश के। सर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कालूराम बामानिया जी हैं, पद्मश्री विजेता हैं और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, लोकगीत गायक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज जिस तरीके से मैंने आपको परिचय कराया, 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ। आज 2 महत्वपूर्ण विषयों पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे लोकतंत्र में लोकगीतों के महत्व की। इसके अलावा मतदान महादान क्यों है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा चुका हूं। सीधे अंशुमन जी से हम शुरुआत करेंगे। सर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है, क्योंकि आपके पास तो चार्ज ही लॉ एंड ऑर्डर का है जी। और देश में सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर के साथ चले, इसके लिए मतदान ज़रूरी है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और आपने जैसे आज के सुविचार की शुरुआत की कि एक दीपक से जो रोशनी होती है, तो ऐसे जब हम मतदान के माध्यम से एक एक दीपक जलाएंगे तो जो रोशनी होगी वो सूर्य की रोशनी के जैसे होगी। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि मतदान हमारा अधिकार है जी। लेकिन जब अधिकार की बात होती है तो उसके साथ में जिम्मेदारियां और कर्तव्य साथ में जुड़ता है। मतदान के माध्यम से हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक सरकार चुनते हैं जी, जो कि आपको आने वाले 5 साल तक नेतृत्व देती है। निश्चित रूप से सर नेतृत्व देती है। लेकिन सर यहाँ पर क्योंकि बतौर आईपीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिस भी जो है एक अलग रूप में नज़र आ रही है इस बार लोकतंत्र के उत्सव में। ड्यूटी तो हो रही है कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण चुनाव हो, लेकिन सोशल पुलिसिंग का भी एक नज़ारा देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो पुलिस के जवान हैं वो लोगों से वोट करते हुए, अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मतदान में शामिल हो। तो क्या इसके लिए पहले से ही पुलिस विभाग ने तैयारी कर ली थी कि इस बार पुलिस भी जो है लोगों को अपील करती नज़र आएगी कि मतदान करें? बिल्कुल सही है। देखिए, पुलिस का में जो व्यक्ति है वो भी समाज का ही अंग है। हमारे पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी होने के नाते जो दायित्व हैं वो अपने स्थान पर हैं, लेकिन हम सभी का दायित्व ये है कि हम मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, इसमें हमारी सहभागिता हो लोगों को जागरूक करने में।
तो ना सिर्फ पुलिस, आप देखेंगे कि बच्चे इस कॉलेज के, स्कूल के, वो लोग भी इस चीज़ के लिए जागरूक बनाने के लिए हैं। और हमारी सफलता आज का दिन हुआ और आने वाले जो 5 और चरण बचे हैं उनमें जो मतदाता यदि बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, तब हमारी सफलता सामने आएगी। जी, निश्चित रूप से तो तब सफलता सामने आएगी, ऐसी बात सर कह रहे हैं। सर आगे आपसे और समझूंगा। हमारे साथ लोकगीत गायक पद्मश्री विजेता कालूराम बमानिया जी भी हैं, उनके पास चलेंगे। सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रचार की जब बात होती है तो देश, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जो मतदान की प्रक्रिया है वो भी भारत की सबसे बड़ी है, इसमें लोकगीतों का कितना महत्व है? क्योंकि हम देखते हैं जब प्रचार प्रसार की बात होती है तो लोकगीत एक बेहतर माध्यम। जी जी हाँ, बिल्कुल सही किया आपने, क्योंकि पहले लोकगीतों के माध्यम से लोगों को जगाया जाता था, और आज भी मैं चाहता हूँ कि लोगों को लोकगीतों के माध्यम से जगना चाहिए, और वोट डालना हमारा सबका दायित्व है, अधिकार है, वो डालना चाहिए, और सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए उसमें। निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी के साथ सर कुछ चंद लाइनें भी लोकगीतों की हम हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। क्योंकि जब बात होती है अपील की, तो वो अपील आप सुरों के माध्यम से कैसे करते हैं, उसका थोड़ा सा प्रदर्शन जरूर करें। देखिए दोस्तों, महानुभाव, जितने भी महानुभाव सुन रहे हैं, कृपया जागने का, चेताने का सरकार ने भी काम किया है, महापुरुषों ने भी काम किया है। तो एक भजन के माध्यम से मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। अरे चेत रे नारी चेत रे, थारो चिड़िया चुग रही खेत रे, नर नुगरा रे। अरे अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे, हाँ अब तो मन में चेत रे। तो चेतना होगा, जागना होगा। हमारे मत का संपूर्ण अधिकार है हमारा, सबको बिल्कुल वोट करना है। जी हाँ, तो सबको वोट करना है, ऐसी अपील जो है कालूराम जी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं। देखिए, लोकगीतों के ज़रिए भी किस तरीके से पुराने ज़माने में या प्राचीन काल में लोग जो है मनोरंजन भी करते थे और उसके साथ साथ वोट की अपील, मतलब ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो भी गीत के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और हमारी भी अपील है आपसे कि आज जो है मतदान करने के लिए अवश्य अपने घरों से निकलें, और निर्वाचन आयोग ने इसके लिए काफ़ी सारी तैयारियां भी की हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात भी आज हम कर रहे हैं, तो अंशुमान सर के पास चलेंगे और सर से समझेंगे। सर बात आती है, क्योंकि जब कोई अधिकारी कहता है, समाजसेवी कहता है, प्रशासन अपील करता है, तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब बात आती है पुलिस की, हम कहते हैं ना कि अगर एक पुलिस का जवान चौराहे पर खड़ा है और उसने कोई निर्देश दिया है, तो वर्दी के निर्देश से ही काम होना शुरू हो जाता है। हाँ, कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यूनिफॉर्म में चाहे पुलिस वाला हो या और दूसरी यूनिफॉर्म सर्विसेज भी हैं, एक स्वाभाविक तौर से आदमी का उनके प्रति एक अट्रैक्शन रहता है। तो जब पुलिस यदि किसी प्रकार की अपील करती है, किसी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए जो पुलिस अधिकारी यदि कोई अपनी तरफ से कदम उठाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो उसको स्वाभाविक रूप से लोगों का एक ध्यान उन पर आकर्षित होता है, और उनके द्वारा जब इस प्रकार के सामाजिक दायित्व, और इसका फ़र्क पड़ता है लोगों तक, जो है इसका मैसेज जो है शायद ज़्यादा आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। और बहुत बार मैंने देखा है कि उसके अन्य जो साधन रहते हैं उनके बजाय यदि पुलिस अधिकारियों का, कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उसका ज़्यादा लोगों पे प्रभाव पड़ता है, उसके ज़्यादा अच्छे नतीजे देखने को मिलते हैं। निश्चित रूप से सर नतीजे अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ और नज़र आई सर, हम देख रहे हैं, क्योंकि आप बतौर IPS लंबे समय से जो है पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं और पुलिस को सेंसिटाइज करने का काफ़ी काम आपने किया भी है। कई तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आई पहले चरण में मतदान के दौरान के पुलिसकर्मी कई दिव्यांगों की मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। घरों में अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर जा रहा है और कोई व्यक्ति इस दिव्यांग है या इस काबिल नहीं है कि वो मतदान केंद्र तक पहुंच सकता है, तो उसकी भी मदद कर रहा है। तो इस तरीके की तस्वीर भी नज़र आई। तो पुलिस को सेंसिटाइज करने के लिए क्या समय समय पर क्या एक अभियान चला रही है पुलिस, कि जिससे सिर्फ मतदान ही नहीं, बाकी तरफ भी जो पुलिसिंग है, क्योंकि एक नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश है आप लोगों की कि सोशल पुलिसिंग हो जाए तो अपराध की जानकारी भी आप तक आ सके। ये आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, और इसको यदि आप देखेंगे तो आपको पिछले संघर्ष की एक तस्वीर भी याद आएगी, जिसमें कि एक पुलिस कर्मचारी उज्जैन में ही रेलवे फुट ओवर ब्रिज पे एक बुजुर्ग महिला को हाथ में उठा के लेके
वो पार करा रहा था। जी देखिए, हम लोग का काम बड़ा अलग सा है। हमारा काम समाज में सुरक्षा प्रदान करने का है, सुरक्षा की भावना का है, लोगों से जोड़ने का काम है जी तो जब हम अपने दायित्वों के साथ साथ इस प्रकार के, और दूसरी हमारी प्रेजेंस वहाँ दिख रही है, उसी स्थान पे पुलिस कर्मचारी की जगह हो सकता है किसी और विभाग का कर्मचारी खड़ा हो, उसकी तरफ आप इसलिए ध्यान नहीं आएगा क्योंकि वो अलग से नोटिसेबल नहीं है। जी तो इस वक्त जो पीड़ित है या ज़रूरतमंद है कहना चाहिए, तो उसकी एक अपेक्षा होती है, और उस अपेक्षा को जब हमारा अधिकारी या कर्मचारी उस पर उसकी मदद करता है, तो उसका ना सिर्फ हमको उस पर्टिकुलर एक्ट पे, या मान लीजिए वोट डालवाने की बात है, उसका हमको आगे भी लंबा उसमें प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो कनेक्टेड फील करता है पुलिस के साथ में। और जो अभी हम सबसे बड़ी हमारे को चुनौती रही है कि अक्सर लोग बाग में कहा जाता है साहब पुलिस से दोस्ती भी खराब, दुश्मनी भी खराब है, क्योंकि लोग बाग पुलिस के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इसको समय समय पे विभाग में लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम से, सामुदायिक पुलिसिंग के नाम से लगातार ये प्रयास होते रहे हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में, बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ करके, सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से पुलिस का संपर्क बढ़ाया जाए, जिसमें लोगों में पुलिस के कार्य के संबंध में, पुलिस के प्रति उनका जो है वो एक लगाव बढ़े। सर, लगाव बढ़े, इससे जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न और है कि जब बात होती है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, निर्वाचन आयोग ने तो तैयारी की है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, और कई बार जो लोग हैं हम देख रहे हैं कि लोग फंसना नहीं चाहते, पुलिस को सूचना दे दी और उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे भी क्या मामले सामने आते हैं, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो कहीं पर इस तरीके की शिकायतें मिलती हैं? क्योंकि पुलिस सीधे तौर पर अगर हम देखें तो निर्वाचन आयोग तो निर्देश जारी करता है, लेकिन उसको पालन कराने का काम है वो पुलिस ही करती है। तो यहाँ पर ऐसे भी कई मामले आते हैं, और यहाँ पर जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो किस तरीके से कार्रवाई होती है? क्योंकि कई दर्शक हमारे ऐसे हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें कहीं पर लगता है कि कोई गलत हो रहा है, तो हम पुलिस को अगर जानकारी देंगे तो उन पर आपत्ति तो नहीं आएगी? नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। इस चुनाव में बहुत बार लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं कि शिकायतें आती हैं कि उनको सामान बांटा जा रहा है, किया जा रहा है। एक तो ये कि हमें खुद भी सचेत होने की आवश्यकता है जी, क्योंकि जो वोट आप डाल रहे हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल आपको वहाँ पे बटन दबाना है, स्याही लगाना, वो आपका भविष्य तय कर रहा है। इसलिए हमको स्वयं को भी जिम्मेदार होने की आवश्यकता है। साथ ही ऐसी कोई भी सूचना आती है, चुनाव आयोग के द्वारा भी लगातार इस चीज़ को लेके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 1950 उनकी हेल्पलाइन है। सी विजिल एक बहुत ही अच्छा ऐप है जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पुलिस का जो हमारा जो सिस्टम है, तो इन सारी चीज़ों में, और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर गोपनीयता बनाए रखने के प्रावधान दिए गए हैं। जी, तो सामान्य तौर पे क्या, इनफैक्ट हमारी तरफ से सूचनाकर्ता का जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसके अंदर जो फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए, यदि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में केवल देखा जाए, तो जो फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं, ये हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 3 तो ही, आवश्यकता के ज़्यादा भी हैं। ये फ्लाइंग स्क्वाड्स लगातार काम कर रहे हैं, जिसका कि मॉनिटरिंग चुनाव आयोग के द्वारा भी की जा रही है। स्थानीय स्तर पे जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, वो लोग करते हैं। और ये जो भी सूचनाएं आती हैं, इनको समय सीमा के अंदर प्रयास रहता है कि उस समय सीमा के अंदर उस पर कार्रवाई की जाए। और अब तो तकनीक का ज़माना है, तो ये सारी कार्रवाइयाँ जितनी हो रही हैं, सारी इंफॉर्मेशंस हैं, आप आश्चर्य करेंगे यदि आपको पहले से नहीं मालूम है कि ये डे टू डे बेसिस पे इवन दिल्ली तक में इसकी मॉनिटरिंग होती है। इसका पूरा सिस्टम बनाया गया है जिससे कि ये सारी रिपोर्ट हम लोग के ज़िलों से इकट्ठी होकर राज्य निर्वाचन आयोग और फिर राज्य निर्वाचन आयोग से जो है वो DCI को जो है भेजी जाती है। निश्चित रूप से। तो सर ने महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पर, ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, एक वोट नहीं, देश के भविष्य के निर्माण की बात है, इसलिए वोट आपको ज़रूर करना है। और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, कालूराम बमानिया जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे क्योंकि वोट अपील ज़रूर है, तो उनसे कुछ भजन भी सुन लेते हैं। जी कालूराम जी, क्योंकि आप पद्मश्री विजेता हैं और लोकगीत को तो मध्य प्रदेश में लोग खूब ही पसंद करते हैं, देश में भी पसंद करते हैं, तो कुछ भजन और चाहूँगा मैं कि हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। तो मैं तो वही यही बात कहूँगा कि आपको जागना है और सुबह जल्दी उठकर कर तैयारी करना है, अपना मतदान करना है। तो एक और भी एक भजन है, उसके माध्यम से
घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, अरे हाँ जाग मुसाफिर जाग, भाईला जाग मुसाफिर जाग। तो जागना है, सबको मतदान करना है, ये मेरी करबद्ध निवेदन है कि सबको वोट करना है। जी हाँ। तो करबद्ध निवेदन कालूराम बमानिया जी भी कर रहे हैं। बमानिया जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाह रहा था मैं कि जो तमाम चीज़ें होती हैं, जब बात लोकगीत की आती है तो आजकल का युवा उससे दूर होता जा रहा है, लेकिन आपने एक मिसाल भी पेश की, आप लगातार लोकगीत गाते रहे और जब पद्मश्री का अवार्ड आपको मिला उसके बाद अब लोगों का नज़रिया बदला है लोकगीतों को लेकर। तो लोकगीतों को लेकर अब आप आगे कैसे काम करना चाहते हैं? जो युवा सीखना चाहते हैं तो उनको सिखाते भी हैं, या जो युवा हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप संतों की वाणी को सुने और हमारे जो माटी की जो महक है, जो पूर्वजों की देन है, उसको संभालने का कोशिश करें। और जब तक हम संतों की वाणी से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा दायित्व पूरा नहीं होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो संतों की वाणी को सुने और लोक गीतों के माध्यम से, लोक बोली के माध्यम से सुने। तो संतों की वाणी भी हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि आप संतों के भजन भी काफ़ी गाते हैं और काफ़ी अलग तरीके से हम देखते हैं कि श्रृंगार रस भी होता है, भक्ति रस भी होता है। तो कुछ ये रस से हमारे दर्शकों को भी मन मोहे, दर्शकों का भी। तो जब हमारे घर अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हमको अतिथि देवो भव कहते हैं। तो हमारे मालवा की, खास करके एमपी में कोई भी आता है तो हम उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं जी। तो एक भजन उस तरह से है। आवो आवो री सहेल्या गुरु का मंगल गावारी, आवो आवो री सहेल्या गुराजी का मंगल गावारी, अरे मंगल गावारी होइल का भाव बधावारी, आवो आवो री सहेल्या गुरासी का मंगल गावारी, आहा मंगल गावारी। तो ऐसे मंगल गान लोकगीतों के माध्यम से हम लोगों को जोड़ते हैं, जुड़ते हैं, और खास करके संतों की वाणी। जी। तो निश्चित रूप से तो देखिए, कालूराम बमानिया जी ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि अतिथि देवो भव। और ऐसे ही आज मतदान दल जो है, जिन क्षेत्रों में आज 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, वहाँ पर मतदान दल भी जो है तमाम मतदाताओं को अतिथि देवो भव की तरह इंतज़ार कर रहा है, उनके स्वागत करने के लिए कि वो आएँ और वोट ज़रूर करें। और हमारी भी अपील है दूरदर्शन परिवार की ओर से कि आप वोट करने ज़रूर जाएँ। अंशुमन सिंह जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, IG लॉ एंड ऑर्डर है, सर के पास चलेंगे। सर, लगातार अतिथि देवो भव की बात हो रही है, और जब हम देखते हैं कि थाने जब कोई जाता है तो उसके मन में डर रहता है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि थाने में अतिथि देवो भव नहीं होता। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल पुलिसिंग की तो बात कर ली, लेकिन थाने में पहुँचता है व्यक्ति तो भले ही मदद के लिए पहुँचा है, लेकिन लोगों को लगता है थाने आ गए बुरी चीज़ है। ये सही है कि अभी भी हमारे सर माफ़ी के साथ रोक रहा हूँ आपको, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। जी राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू। अच्छा, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि कबीर साहब जिस समय थे उस समय की सामाजिक स्थिति अज्ञानता और अपढ़ लोगों से भरी हुई थी जी। आज लोग पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं और उनके पास में पढ़ने का साधन भी है। तो क्या आज कबीर साहब की वाणी सामयिक विषयों में प्रासंगिक है? जी राजेंद्र जी, आपका सवाल आ गया, तो सीधे कालूराम जी आपसे सवाल है कबीर जी को लेकर, क्या कहें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कबीर ने सबको लताड़ा है, सबको सचेत करने की बात कही है। पढ़ लिख करके बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हो जाना, ध्यानवान बड़ी बात नहीं है। कबीर ने पढ़े लिखे को भी बात कही है कि पढ़ा लिखा सीखा सभी, मिटा ना संशय सुल, कहे कबीर कासे कहूँ यही दुख का मूल। तो सबको उन्होंने कहा है कि आज भी जानने की ज़रूरत है और तब भी जानने की ज़रूरत थी। तो निश्चित रूप से राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये जो कार्यक्रम है ये फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है, और आप टेलीफोन नंबर्स टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखाए जा रहे हैं, उस पर संपर्क करके सीधे हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और जो विशेषज्ञ हैं
उनसे जो है अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। तो अंशुमन सर से हम बात कर रहे थे, सर अपनी बात को पूरी कीजिएगा। हाँ, ये आपका बड़ा सही प्रश्न है, क्योंकि पुलिस थानों को लेके और पुलिस को लेके एक हमारी अवधारणाएं बनी हुई हैं काफ़ी समय से। जी और स्वाभाविक है कि जब आप किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर और भी सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, जिसमें बदमाशों को पकड़ के लाना, कोई पिट के आया हुआ है, खून बह रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कई बार वो शराब पिए नशे में रहता है, तो एक बड़ा अजीब सा माहौल थाने में रहता है जी। और उसको सुधारने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, अलग से डेस्क बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा कारण है जो पुलिस के साथ में नहीं, आप देखेंगे कि जो अज्ञानता रहती है जी उसके कारण भी बहुत बार हमारे मन में डर बना रहता है। किसी भी जगह आप जाएंगे, चाहे आप कोर्ट में जाएं, चाहे किसी ऑफिस में जा रहे हैं, यदि आपको नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा अचंभित से रहेंगे कि किसके पास जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। सेम चीज़ पुलिस के साथ में भी है कि लोगों को बहुत बार इस चीज़ का जानकारी नहीं रहती कि हमारे साथ में ये कोई समस्या है तो कौन सही व्यक्ति है जिसके पास हमको जाना चाहिए। तो उस स्थिति में और फिर थाने का माहौल उसको जब दिखता है कि एक तरफ आदमी पड़ा है, एक तरफ चिल्ला चोट हो रही है इस टाइप का, तो वो और ज़्यादा भयाक्रांत होता है उसको लेके। तो इसीलिए जो सामुदायिक पुलिसिंग की बात की गई है, सामुदायिक पुलिसिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपके अन्य विभागों की तरह पुलिस भी एक विभाग है जो 24 घंटे आपकी सर्विसेज के लिए लगा है। ऐसा और कोई विभाग नहीं है जो 24 घंटे आपकी सर्विसेज के लिए लगा हुआ है। ऐसा और कोई विभाग नहीं है जो रात में गश्त कर रहा हो इसलिए कि उस किसी अपराध को रोकथाम के। ऐसा नहीं कि अन्य विभागों से संबंधित या अन्य फील्ड में जो है अपराध घटित नहीं होते हैं। जी जी। लेकिन एक पुलिस ही ऐसा विभाग है जो रात्रि में गश्त कर रहा है, घूम रहा है, ताकि अपराधों को नियंत्रित कर पाए। कितना कर पाता है उसकी अलग वो है कि उनकी कितनी क्षमताएं हैं, कितना नहीं है। लेकिन चूंकि हमको जानकारी ही नहीं है कि हम जब थाने में घुसेंगे तो कहाँ जाएंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे। दूसरा ये जो भी हमारी समस्या है वो क्या पुलिस के स्तर से हल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए जो कम्युनिटी पुलिसिंग है ये कि बहुत सशक्त साधन है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, शिक्षित करने के लिए कि ये जो विभाग है आपके लिए ये सर्विसेज देने के लिए बना हुआ है। और उससे नेचुरली जब पुलिस कर्मचारी भी हैं, जब वो लगातार पब्लिक के टच में आएंगे तो उनको भी उनको कैसे हैंडल करना है, प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना है, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, इसकी लगातार ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। जी सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है सर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है और क्योंकि वोटिंग चल रही है तो वोटिंग को लेकर खास तौर पर कहा जाता है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना है। तो इस बार अगर हम बात करें तो जो 6 लोकसभा सीट पर, चाहे हम रीवा की बात कर लें, खजुराहो की बात कर लें, टीकमगढ़ की, होशंगाबाद की, किस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है और किस तरीके से जवानों को सेंसिटाइज किया गया? चुनाव तो अपने आप में आप ये मान लीजिए महाकुंभ की तैयारी है ना। सिंहस्थ में जैसे तैयारी होती है तो चुनाव भी वैसी ही चीज़ है। तो केवल पुलिस नहीं, सारे विभाग, सारा अमला, केंद्रीय जो पुलिस बल है, CAPF, CRPF, BSF से लेके नीचे होमगार्ड, कोटवार तक जी, इधर शिक्षा विभाग से लेके डॉक्टर सारे जो है पूरा की पूरा सारे विभाग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। और आपको जस्ट एक अंदाज करने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हर फेज़ में जिन जिलों में मतदान केंद्र हो रहा है उन जिलों में उन जिलों का जो पुलिस बल है, लोकल का होमगार्ड है, कोटवार है, इसके अलावा औसतन आप ये मान लीजिए 20 से 22 हज़ार विभिन्न स्तर के पुलिसकर्मी या बल का जो है वो मूवमेंट हमको कराना पड़ता है जी। इसमें जो प्रचार कार्यों में लगा है वो बल नहीं है। तो इसकी पूरी की तैयारी करनी पड़ती है, इसका पूरा मूवमेंट प्लान बनता है। साथ में जैसे आपने बताया था कि इस तरह की शिकायतें आती हैं, उसके अलग अलग लेवल की आपकी जो डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार होता है मतदान केंद्रों के लिए, मतदान पार्टियाँ जाने का रूट तैयार करना, फिर पेट्रोलिंग की तैयारी करनी। तो इसका एक मैसिव प्लान होता है और ये मतलब इलेक्शन कमीशन तो काफ़ी पहले से तैयारी कर देता है, पर हर ज़िले में इसकी 6 महीने पहले से प्लानिंग चालू हो जाती है जी। तो और अलग अलग लेवल पे ये प्लानिंग रहती है जिससे कि लोग बाग सामान्य तौर से जाके निष्पक्ष और निर्भीक होकर जो है वो चुनाव अपने अधिकार का, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा अधिकार नहीं, अपने अधिकार के साथ साथ अपने दायित्व का पालन करें। निश्चित रूप से तो सर ने बड़ी बात कही है कि अपने दायित्व का पालन जरूर करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं,
सीधे उनके पास चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवार जी। आवाज मिल पा रही है मेरी पवार जी आपको? नहीं, मैं सिंगाराम। हाँ सिंगाराम जी, सवाल जी पूछिए। जी जी जी, कालूराम जी को नमस्ते। नमस्ते। मेरा सवाल है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में घूंघट प्रथा रहती है, तो महिलाओं को, बच्चियों को लोक गायन सीखने में मंचों पे जाने पर तरह तरह के समाज के ताने बाने सुनने पड़ते हैं। बहुत बहुत तरह की कठिनाइयां आती है, तो उसके लिए आपके के लिए क्या है संदेश है? नहीं, सिंगाराम जी आपने सवाल तो अच्छा किया है। जी जी हमको अपना काम करना है, लोगों को जो कहे वो उसको सुन करके, अब क्योंकि सबको सुनना पड़ा है, सहना पड़ा है, मीरा को, दादू को, पलटू को, कबीर को, सबको सुनना पड़ा है, तो अपनों को थोड़ा सुनना तो पड़ेगा। आप अपना काम जारी रखें और जारी रखना पड़ेगा, तो काम सफल होगा। कालूराम जी ने कितना सुना ये भी दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि कालूराम जी ने जब शुरुआत की थी तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है, हर माता पिता चाहता है खेती किसानी कर लें, पढ़ाई कर लें, लेकिन कालूराम जी को तो लोकगीत पसंद है। नहीं, मैंने भी काम किया है, काम करके इसको बरकरार रखा है। जी। मैंने सिर्फ यही नहीं किया, मैंने भी 14 साल तक ऐसा काम किया जो मैं नहीं कर सकता हूँ, और उसी कठिनाई परिस्थिति में भी मैंने इसको बरकरार रखा। तो अपनों को अपना काम करना पड़ेगा। निश्चित रूप से। और इसी के साथ एक भजन भी सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक के, क्योंकि आप जब सामने आते हैं तो लोगों को ये लोकगीत सुनने की उनकी मंशा रहती है, तो कुछ और लाइनें लोकगीतों की मैं चाहूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आदमी के अंदर जो घमंड होता है, जो अहंकार होता है, वो खत्म होना चाहिए। तो उसी तरह का एक भजन है, जी। दो लाइन आपको सुनाता हूँ। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची, कायागार से काची, जैसे ओसरा मोती रे, झोंका झपटका लग जावे झोंका, हवा का लग जाई काया दूर हो जा। मत कर काया को अहंकार, मत कर माया को घमंड, कायागार से काची, क्या बात है। कायागार से काची। तो देखिए, घमंड नहीं करना है, ये बात जो है इस गीत के ज़रिए, लोकगीत के ज़रिए जो है कालूराम बमानिया जी बता रहे थे। और अंशुमन सर के पास एक बार फिर चलेंगे, क्योंकि बात चुनाव की हो रही है और चुनाव में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सर से एक चीज़ और समझ लेते हैं। सर, कई जगहों पर हम देखते हैं, क्योंकि आपको तो एक लंबा अनुभव रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो पुलिस कई बार आक्रोशित हो जाती है, लेकिन हमने आपको देखा भी है कि आप काफ़ी कूल नज़र आते थे। तो इसकी भी ट्रेनिंग क्या पुलिस वालों को दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर जनता भी रहती है और कई बार पोलिंग पर किसी तरीके से हंगामा हो गया, अधिकारियों से अभद्रता हो गई, पुलिस सबसे पहले पहुँचती है। तो यहाँ पर जनता भी बुरा ना माने, अधिकारियों की सुरक्षा भी करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहता है। ये सही है कि लगातार एक तो पुलिस में करते करते आपको लोगों को हैंडल करने का, उनसे किस तरीके से आपको डील करना है, उसका आपको एक अनुभव हो जाता है उनसे बातचीत करने के लिए। और बहुत बार जब स्थानीय स्तर पे आप लगातार काम करते हैं तो आप लोगों को जानने लगते हैं। जी। जो पुलिस लगातार अपने क्षेत्र में रहती है तो उनको स्थानीय स्तर पे लोगों का एक पहचान हो जाती है। जो बाहर से जो मतदान दल जाते हैं जी। उनके साथ में ये समस्या रहती है कि वो चूँकि बाहर से आए हैं तो लोगों को नहीं पहचानते हैं और उनसे अपेक्षा भी नहीं है कि वो लोगों को पहचानेंगे। जी। तो जो पुलिस की पार्टीज़ रहती है, ख़ास करके ऐसे सिचुएशंस में जबकि कहीं पे बाहर कोई विवाद हो रहा है, तो वो रहता है। दूसरा, एक पुलिस की प्रेजेंस के कारण से अपने आप एक थोड़ा सा डिटरेंस इफेक्ट तो रहता ही है, क्योंकि लोगों में एक जो गलत करने वाले लोग हैं, जिनसे ऐसी संभावना है कि जो व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मन में एक भय का भाव आना चाहिए। और वो मेरे ख्याल से वो आवश्यक भी है। निश्चित रूप से केवल हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी सिर्फ अच्छा ही करेगा। जो है, यदि व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक होता है तो उससे ये अपेक्षित है कि वो आवश्यकता के आधार पे सख्त हो, और जो उसको बहुत सारे अधिकार कानून में दिए गए हैं जिसमें निश्चित रूप से गिरफ्तार करने तक के भी अधिकार हैं, तो उसका अपने आवश्यकता के आधार पे उपयोग भी करे उसका जो है। और सर, कार्यक्रम में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि मतदान का दिन है? देखिए, संदेश बड़ा स्पष्ट है कि
मेरा ये कहना है और मेरे ख्याल से सभी इससे सहमत होंगे कि ये हमारा जिम्मेदारी है हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए। जी तो मैं चाहूँगा कि ये जो मतदान का प्रतिशत है 100% जाए। और एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा जी कि इतना ज़्यादा प्रयास इलेक्शन कमीशन ने किया है कि 85 साल से ज़्यादा के मतदाताओं को उन्होंने घर पे वोटिंग के लिए, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए अलग से उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाहर निकलें, बजाय इसके कि हम मौसम का देखें कि गर्मी है या सर्दी है जाके, और हम जाएं और अपने जिम्मेदारी का, दायित्व का निर्वहन करें। जी बिल्कुल, तो वोट करने ज़रूर जाएं, इस तरीके की बात अंशुमन जी कह रहे हैं, क्योंकि ये देश को मजबूत बनाने का और देश का भविष्य तय करता है, इसलिए वोट देना ज़रूरी है। और कालूराम बमानिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को भजन के ज़रिए, क्योंकि भजन और लोकगीत भी इसमें ज़रूरी है, और कहते हैं इससे आदमी जागृत नहीं होता, उसका मन भी जागृत हो जाता है। तो मैं एक भजन और सुनाना चाहूँगा कि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो खेती का भी एक भजन है, 1-2 लाइन में सुनाता हूँ जी। लेकिन वोट जरूर डालना है सबको। अरे खेती करे तो थारे समझ बताऊं रे, बलदान दुख मत दीजे। अरे खेती करे तो थारे समझ बताऊं रे, बलदान दुख मत दीजे। अरे कूड़ संगत मत कीजे रे मन तू, धूल संगत मत कीजे। अरे धूल संगत मत कीजे। अपनी संगति को सुधारे और जरूर वोट करने जाए। जी हाँ, नमस्ते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आपका वोट राष्ट्र निर्माण के लिए एक शक्तिशाली औजार। पर वोट करने से पहले आपको जानना होगा कि वोट कहां डालें। तो आइए जानें कि आप अपना पोलिंग बूथ कैसे ढूंढ सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र आसानी से ढूंढने में मदद करता है। आपको बस अपना एपिक नंबर तैयार रखना है। एपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी आपका वोटर आईडी कार्ड। इस पर जो नंबर है वही है एपिक नंबर। मतदान केंद्र ढूंढने का सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन जाना भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट में। वोटर सर्विसेज वाले हिस्से को ढूंढिए। मतदान केंद्र ढूंढने वाले विकल्प पर क्लिक करें। सर्च पेज पर अपना एपिक नंबर और कैप्चा कोड डालिए। अब सर्च पर क्लिक कीजिए। आपके सामने मतदान केंद्र की सारी जानकारी आ जाएगी। साथ ही आपके चुनाव अधिकारियों के नाम भी होंगे। आप अपने स्मार्टफोन में वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मतदान केंद्र ढूंढने के लिए। ऐप में लॉगिन करें और वोटर सर्विसेज को चुनें। अपने मतदान केंद्र के विवरणों के बारे में जानिए नामक विकल्प पर टैप करें। एक फॉर्म दिखाई देगा जो आपका एपिक नंबर पूछेगा। इसे एंटर करें और सर्च पर टैप करें। काम पूरा हो गया। अब आपका मतदान केंद्र आपको मिल गया है। एक और विकल्प है वोटर हेल्पलाइन 1950 1950। ये नंबर डायल करने से पहले अपना एसटीडी कोड डालना न भूलें। बातचीत की भाषा चुनें। एक प्रतिनिधि आपसे कुछ जानकारी लेगा। आपका नाम, आपके पिता का नाम, पता और विधानसभा क्षेत्र। अब आप अपने मतदान केंद्र का पता लगा सकते हैं, या आप केवल अपना एपिक नंबर भी बता सकते हैं और वो आपको आपका पोलिंग स्टेशन बता देगा। यह हेल्पलाइन टोल फ्री उपलब्ध है। वोटिंग से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देना उनका काम है। आप मतदान वाले दिन से पहले ही अपने पोलिंग बूथ का पता लगा लें ताकि कोई भ्रम न रहे।
आपके वोट से हमारे देश के भविष्य को आकार मिलता है। हर वोट का महत्व है, तो आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए। हमारा संबंध संगीत से है। संगीत कई चीज़ों का मिश्रण है। संगीत सुरों का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है। ताल और लय में फ़र्क होता है, तो लय का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है। सुरों का और माधुर्य का और मेलोडी का में एक फ़र्क होता है। तो सब कुछ मिला के संगीत बनता है। वैसे ही देश को अगर हम संगीत मान लें या एक हार्मनी मान लें, एक गीत मान लें, एक एक नोट, एक एक ताल, हर चीज़ मिला के वो एक संगीत का शाहकार बनता है। वैसे ही देश है। हम सभी के सुरों को मिला के, हम सभी की तालों को मिला के एक लय में हम जब मिल के साथ चलते हैं तो एक अच्छा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मतदान का दिन आज है। 6 सीटों पर वोटिंग चल रही है और आप भी अपने घरों से निकलें, क्योंकि अगर हम बात करें तो रीवा की बात हो, होशंगाबाद की बात हो, टीकमगढ़ की बात हो या खजुराहो की बात हो, इन तमाम लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का दौर चल रहा है। हमारी भी आपसे अपील है कि वोट करने ज़रूर जाएँ और देश के भविष्य के लिए एक बेहतर जनप्रतिनिधि और एक बेहतर सरकार चुनने का अपनी जो जिम्मेदारी है उसका पालन करें। और मेरे साथ कार्यक्रम में आज एक खास मेहमान और जुड़ गई हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं आज कनिष्का के जज्बे को हम सलाम करने वाले हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं खुद कनिष्का, ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। और ख़ास बात यह है कि आपको लग रहा होगा कि हम कनिष्का के जज्बे को सलाम क्यों कर रहे हैं, तो ये भी आपको बता दूं कि ताइक्वांडो खिलाड़ी होने के साथ साथ तनिष्का दिव्यांग है। वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती। उसके बावजूद भी उन्होंने देश को यहाँ पर नेशनल स्तर पर ताइक्वांडो खिलाड़ी के रूप में न सिर्फ मेडल दिलाया है, बल्कि आगामी उनकी तैयारी भी इसको लेकर है। और हमारे साथ कनिष्का हैं। कनिष्का का बहुत बहुत स्वागत है। और उनकी अनुवादक के रूप में हमारे साथ समर्थन ट्रस्ट से अनुवादिका जी जुड़ गई हैं, हर्षिता रावत जी। आपका भी हर्षिता जी बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम में आज मेरी रूपरेखा थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि हर्षिता जो है कनिष्का से बात करेंगी, सवाल मेरे होंगे लेकिन कनिष्का को वो बताएंगी, और उसके बाद हम कनिष्का के मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो कनिष्का, मैं यही समझना चाहूँगा कि आप डिसेबल्ड हैं, उसके बावजूद भी आपको खिलाड़ी बनने का सपना आपने कैसे देखा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? मैंने बहुत ज़्यादा मतलब बोलने सुनने वाले लोगों के साथ बैठती थी, और मैं जहाँ से सीखती थी वहाँ सिर्फ बोलने सुनने वाले होते थे। तो वहाँ वो लोग कोई हेल्प ही नहीं करता था, और मैं सिर्फ वहाँ खाली बैठ के उनको देखती थी और वहीं से मैं उनको सीखती थी। वहाँ कोई डेफ नहीं था, सिर्फ बोलने सुनने वाले लोगों के बीच में मैंने ताइक्वांडो सीखा है। लेकिन एक बड़ी मुश्किल होती होगी, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था, हम अकेले थे, तो अपना मनोबल बढ़ाना कितना मुश्किल होता था? मतलब पहले इग्नोर ही कर दिया करते, तुम डेफ हो, चलो चलो जाओ, हम बोलने सुनने वालों की कम्युनिटी में कर लेंगे, तुम बोलती सुनती नहीं हो, जाओ तुम। बट मैंने ये नहीं छोड़ा, मैं उनको देखती रही और मैंने ताइक्वांडो उनसे ज़्यादा अच्छे से सीखा। देख देख के इधर उधर सीखने से कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उन पे फोकस किया। मतलब ट्रेनिंग पर फोकस किया। तो कितना मुश्किल होता था, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो समझा नहीं पाते होंगे, ट्रेनर, फिर कितनी मुश्किल होती थी आपको? मुश्किल है क्या क्या तुम्हें? टीचर बहुत ज़्यादा मतलब मुझे प्रॉब्लम होता था, क्योंकि टीचर भी बोल सुन सकते थे और मैं डेफ थी, तो वो जो बोलते थे वो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि कैसे सीखूंगी, क्या अगर यहाँ पे कोई इंटरप्रेटर होता मुझे सिखाने के लिए तो मैं अच्छे से सीख लेती। बट वहाँ पे सिर्फ बोलने सुनने वाले लोग थे, टीचर्स भी, बट टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि तुम बोल सुन नहीं सकते, कोई बात नहीं। वो थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज सीखते रहते थे मेरे साथ भी, और उनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। बट फिर भी मेरा फोकस उन्हीं में रहता था कि मैं और अच्छे से, उनसे ज़्यादा अच्छे से सीखूं। एक चीज़ और दर्शकों को बता दूं मैं आपको कि कनिष्का को जो है बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। वो अवार्ड्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मेडल्स हैं ये तनिष्का को मिले हैं अलग अलग प्रतियोगिता जो तनिष्का ने खेली हैं, उस प्रतियोगिता में तनिष्का को ये जो मेडल्स हैं, कनिष्का को ये मेडल्स दिए गए हैं। तो ये मेडल्स प्रमाण है कि आप किसी भी तरीके से दिव्यांग हो, लेकिन आपको अपना हौसला नहीं खोना है, और इसी हौसले और जज्बे के ज़रिए कनिष्का ने आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और अब वो ताइक्वांडो की नेशनल खिलाड़ी है। लेकिन
खिलाड़ी बनने के सफ़र में कई सारी चुनौतियां भी उनके सामने आई थी। इन चुनौतियों के बारे में भी हम समझेंगे कनिष्का से। कनिष्का, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप पहली बार रिंग में ताइक्वांडो खेलने उतरी तो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बोल सुन सकता था और आप वो नहीं कर सकते थे, तो कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि कोच को भी अपनी परेशानी या फाउल बताना पड़ता था, तो कितनी परेशानी होती थी? मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हर वहाँ जो भी था, मैं बाहर भी खेलने गई तो वहाँ सब सुनने बोलने वाले लोग थे। मैं ही एक सुनने बोलने वालों के बीच में एक डेफ अकेली खेलती थी, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कुछ दोस्त बनते थे और कुछ बिल्कुल मुझे इग्नोर कर दिया करते थे। पर जब कहते हैं कि हम स्टेडियम में हो, मैदान में हो या रिंग में हो, तो दर्शकों की आवाज़ आना चाहिए जब आप मेडल जीतती होंगी, तो लेकिन फिर आप उसको उस समय कैसे महसूस करती थी? आवाज़ तो नहीं आ रही, लेकिन उनके हाव भाव देख के वो बोल रही है कि ठीक है, चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं देती, बट मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से खेलती थी, तो मुझे अपने पर विश्वास था। पहला मैच जब आपने खेला, जब आपकी शुरुआत हुई, उस समय हार का सामना करना पड़ा या जीती पहले ही मैच? उसने बोला पहले मैं मैच जीतती, मतलब हारती आई, कम्युनिकेट अच्छे से नहीं हो पाता था, तो मुझे उनसे समझ ही नहीं आता था वो क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या उसके रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, तो मैं नहीं समझ पाती थी। मुझे बहुत धीरे धीरे उन लोगों को देख देख के समझ आया कि हाँ, कि मेरे को ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। उससे मैंने ये चीज़ सीख ली। आप बतौर नेशनल खिलाड़ी हैं, आप खेलने जाती हैं, अब आपको वहाँ अनुवादक मिलते हैं, आपकी किस तरीके से मदद होती है? मदद करते हैं, थोड़े बहुत मदद करते हैं, और मैं इंडिया का नाम भी रोशन करना चाहती हूँ, और मैं अगर डेफ हूँ तो कोई बात नहीं, मैं बहुत प्राउड करती हूँ अपने डेफ होने। आप अपनी प्रेरणा किसे मानते हैं? किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपको और किसकी तरह आप बनना चाहते हैं? मम्मी पापा दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं गॉड से भी, मतलब भगवान से भी बोलती हूँ मुझे और आगे तक लेके जाना, और सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज में और आगे तक जीत सकूँ। ताइक्वांडो में आप किसको अपना आदर्श मानती हैं कि जिसकी तरह आपको खिलाड़ी बनना है, कि नहीं मैं ऐसा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ? मैंने इतने सारी वो चीज़ें तो देखी नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अगर फेमस बन जाऊँगी तो मैं ही एक ताइक्वांडो की सबसे फेमस खिलाड़ी मैं ही बन के तो दिखाऊंगी। देखिए, वो खुद एक आदर्श बनना चाहती हैं और ये साबित करना चाहती हैं कि दिव्यांग ज़रूर वो हैं, बाधाएं ज़रूर उनके जीवन में, लेकिन उन बाधाओं को उन्होंने जज्बे के ज़रिए, अपने हौसले के ज़रिए दूर करने का काम किया है। और भी बात करेंगे, स्कूल में किस तरीके से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि स्कूल में जाना भी एक बड़ी चुनौती होती है, तो यहाँ पर कितना सहयोग मिलता है आपको? पहले तो मैं स्कूल का नाम बताना चाहूँगी। मैं आशा निकेतन स्कूल से हूँ। वहाँ सारे बच्चे डेफ थे, और वहाँ कुछ टीचर्स ने मेरे पास सपोर्ट किया है, और कुछ टीचर्स मेरे पे सपोर्ट करे, बाकी वहाँ सब डेफ थे, तो वो फ्रेंड्स लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया है स्कूल में। तो देखिए, सपोर्ट भी जो है स्कूल में किया जाता है। और एक चीज़ और समझना चाहता हूँ आपसे कि जब आप बतौर खिलाड़ी बाहर आउटडोर जाती हैं खेलने के लिए नेशनल गेम्स, तो यहाँ पर किस तरीके से आपको फैसिलिटी मिलती है बतौर डेफ के लिए? अगर क्या कोई अलग से व्यवस्था की गई है वहाँ पर? आपको अनुवादक मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मैं जब भी बाहर गई तो मुझे कोई भी इंटरप्रेटर नहीं मिला, और कोई हेल्प नहीं मिल पाई ज़्यादा से ज़्यादा, कोई हेल्प नहीं मिल पाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। जितना था मेरे पापा मेरे को थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करके बता पाते थे, बाकी इतना कोई नहीं था। जो प्रोग्राम हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं वो देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? कि मैं डेफ थी, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं डेफ हूँ तो कोई बात नहीं, पर मैं दूसरे लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि आप डेफ हो तो कोई बात नहीं, आपको अपने डेफ होने पे ही बहुत ज़्यादा प्राउड होना चाहिए। मैं जिस तरीके से आगे अपने देश का नाम रोशन करूँगी, वैसे आप भी कर सकते हो। आपने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग कहाँ से ली, किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि खेल तो बहुत सारे थे, लेकिन ताइक्वांडो को ही क्यों चुना? मैंने ताइक्वांडो सीखा, बोलने सुनने वाले लोगों के साथ सीखा, ठीक है। मैं देखती थी कि कैसे कर रहे हैं ये लोग, कैसे हाथ पे मतलब क्या है, बट मेरे को टीचर्स ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया, कोई इंटरप्रेटर हुआ नहीं करता था। और मैंने टीटी नगर में ताइक्वांडो सीखा था, और एक विकास सर नाम के टीचर हैं, एक जगजीत सिंह
नाम के टीचर हैं और एक अर्जुन सर भी हैं जो कोच थे और जिनने मुझे बहुत ज़्यादा आगे सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में। आगे अब आप किस गेम्स में जाने की तैयारी कर रही हैं और किस तरीके से वहाँ पर आप अपने देश को प्रेजेंट करना चाहते हैं? वो ये कहना चाह रही हैं कि ताइक्वांडो के बाद मैं चाहती हूँ मैं क्रिकेट भी बहुत अच्छे से खेलूँ और अगर उनके फादर ने मतलब वो बोल रही हैं और फादर अगर उनको आगे बढ़ाना चाहें ये ताइक्वांडो के तो उसके बाद भी वो और अच्छे से क्रिकेट खेलना पसंद करेंगी। तो क्रिकेट भी जो है कनिष्का खेलना चाहती हैं और हर्षिता रावत जी उनके अनुवादक के रूप में हमारे साथ शामिल हुई हैं, समर्थन ट्रस्ट से वो हैं। हर्षिका जी, जब बात हो रही है कनिष्का के फ्यूचर की और वो अब क्रिकेट भी खेलना चाहती हैं, तो और कौन कौन से गेम्स वो खेलती हैं बेसिकली? क्योंकि हम देखते हैं जब शुरुआत की होगी तो बहुत सारे खेल में रुचि होगी। सिर्फ ताइक्वांडो और क्रिकेट में ही मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। बाकी सारे गेम्स में सिर्फ देख के और इंटरेस्ट के साथ, बाकी ये दोनों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ताइक्वांडो के बाद मैं और अपना एम बनाना चाहूँगी कि मैं क्रिकेट और अच्छे से खेल पाऊँ। तो ताइक्वांडो के साथ साथ कनिष्का जो है क्रिकेट भी खेलना चाहती है, उनकी मंशा है कि वो क्रिकेट में भी जो है आगे बढ़े। और मेडल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे मेडल्स भी जो है यहाँ पर कनिष्का को सम्मानित किया गया है, बहुत सारे मेडल्स से, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेडल्स आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वो मेडल्स हैं जो कनिष्का ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जीते हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो नेशनली ये जो अवार्ड है, मेडल हैं, ये कनिष्का को जो है यहाँ पर मिले हैं। और आप देखेंगे ये सिल्वर मेडल मेरे हाथ में है, ये मेडल भी कनिष्का को ताइक्वांडो में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मिला था और अलग अलग तरीके से। और आप इन मेडल्स की चमक के ज़रिए ये समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में हौसला हो तो कोई भी दिव्यांगता आपको पीछे नहीं रख सकती। आपको जो है सिर्फ हौसला रखना है, थोड़ा सा परिश्रम करना है और ये परिश्रम कनिष्का ने यहाँ पर किया है। यही कारण है ये जो तमाम मेडल्स हैं ये कनिष्का को मिले हैं। और कनिष्का अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताइक्वांडो खेलना चाहती हैं। कौन उनके ट्रेनर हैं ये भी उन्होंने बताया, लेकिन हम कनिष्का से कुछ और उनके जीवन से जुड़ी बातें भी करेंगे। कनिष्का, स्कूलिंग को लेकर तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि आप स्पेशल चाइल्ड हैं तो परिवार को चिंता होती होगी, आपको भी चिंता होती होगी, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहता है ये जीवन? फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और मम्मी पापा सुबह शाम मुझे बस टीटी नगर छोड़ने जाते थे, लेके आते थे। मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उसी चीज़ में मेरे मम्मी पापा ने मुझे आगे बहुत बढ़ाया। मैं सुबह जल्दी उठकर मम्मी पापा ने मुझे बोला भागो, जाओ, हेल्प करो सबकी, और मेरी बहुत हेल्प करी। उन्हें टीटी नगर मुझे छोड़ने जाते थे और रोज़ सुबह शाम मेरे को मम्मी पापा लाना छोड़ना यही सब करते रहते थे। अच्छा, एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? क्योंकि जब हम मैच हार के आते हैं तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, तो माता जी सपोर्ट करती हैं या पिताजी सपोर्ट करते हैं? पापा मम्मी दोनों ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, हारना नहीं, बिल्कुल अपने बिल्कुल उससे करके बिल्कुल तुम्हें जीत के ही आना है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रांग बनो, थकना नहीं है, बिल्कुल एकदम जोश के साथ। तो जोश के साथ आगे बढ़ना है और यही जोश के बलबूते कनिष्का ने जो है ये मुकाम हासिल किया है। और कई सारे अवार्ड्स जो हैं, कई सारे मेडल्स जो हैं कनिष्का को मिले हैं। कनिष्का के कैरियर की शुरुआत ताइक्वांडो से हुई है, लेकिन वो क्रिकेट भी खेलना चाहती है। एक महत्वपूर्ण सवाल और है, कनिष्का, कब आपने पहली बार आपको लगा कि मुझे ताइक्वांडो सीखना है? माता पिता ने ये अप्रोच किया था, माता पिता ने आपको बताया था, या आपने कहीं देखा था? कैसे लगा कि ताइक्वांडो में ही जाना है मुझे? मैं फ़ोन में ज़्यादातर ऐसे देखा करती थी वीडियोस वगैरह, तो मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होया। और मैं जब घर में भी होती थी तो बाहर जैसे कुछ प्रैक्टिस हुआ करती थी, कुछ कैंप वगैरह लगते थे, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ताइक्वांडो के लिए वो चढ़ा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है इसी गेम्स में। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, अभी तक कौन कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है? वहाँ पर सबसे अच्छा मैच आपको कहाँ लगा कि यहाँ मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन रहा, कि यहाँ मुझे बेहतर परफॉर्म किया, मुझे कड़ी टक्कर भी मिली, उसके बावजूद भी मैं ये मैच जीती? जो मैंने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता, गोल्ड के बारे में, पहला गोल्ड मैंने सागर में जीता, मुरैना में जीता, और दूसरा मैंने बैतूल में जीता, और मैंने सीहोर में भी जीता। तो 5 मेडल मैंने वहाँ पे भी जीते। और सिल्वर मेडल्स मैंने एक बैंगलोर में भी जीता, एक बैतूल में भी जीता और एक कटक में भी जीता। और जो ब्रोंज़ मेडल है वहाँ पे वो मैंने लखनऊ में जीता। तो
सबसे अच्छा कहाँ लगा? हर गेम्स में मुझे मतलब मज़ा ही आया, जहाँ जहाँ मैं जीती तो मुझे अच्छा ही लगा। नहीं, जब गोल्ड मिलता है ना तो एक अलग अनुभूति होती है, क्योंकि कई सारे इस तरीके के सर्टिफिकेट्स भी मैं आपको जो दर्शकों को दिखा रहा हूँ ये कनिष्का को मिले हैं, और कनिष्का को अलग अलग स्तर पर जो है सम्मानित, कनिष्का का सम्मान किया गया है, सम्मानित वो की गई हैं। तो सबसे बेस्ट मैच, क्योंकि हम जब कहते हैं ना गोल्ड हमें मिला है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है, तो यहाँ पर कितनी चुनौती थी उस मैच में, और उस मैच का सबसे यादगार पल कौन सा है? मैं जब गोल्ड मेडल जीती तो मुझे अपने में बहुत ज़्यादा प्राउड लगा कि यस मैंने गोल्ड मेडल जीता, और मैं उसी मैच के लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ अभी कि जहाँ मुझे गोल्ड मेडल्स मिले। और कनिष्का का एक और सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। इस तरीके के अनेक सर्टिफिकेट्स जो है ये स्कूल फेडरेशन का सर्टिफिकेट है, और इस तरीके के सर्टिफिकेट्स, कई अनेक सर्टिफिकेट्स जो है यहाँ पर कनिष्का को मिले हैं, और इससे कनिष्का का मनोबल बढ़ा है। और अब कनिष्का आगे भविष्य में क्या करना चाहती हैं, किस तरीके से वो तैयारी कर रही हैं, कितने घंटे वो प्रैक्टिस करती हैं, ये भी कनिष्का से समझ लेते हैं। कनिष्का, रोज़ाना कितने घंटे प्रैक्टिस करना पड़ती है और कितना परिश्रम रोज़ाना करना पड़ता है? सुबह 6 बजे से मेरा 6:15 पे उठ के वहाँ पे आपको वहाँ जाना रहता है, वहाँ भाग दौड़ 8 बजे मैं फिर आती हूँ, और फिर शाम को कितने बजे, शाम को फिर मेरे को 4 बजे से 4:30 तक, मतलब पूरा 7 बजे मैं यहाँ आती हूँ घर तक। तो मेरे को 2 बार टीटी नगर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, फिर शाम को मुझे फिर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो वहाँ भागना, वहाँ दौड़ना, वहाँ ताइक्वांडो की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ मुझे पूरे सीखने पड़ते हैं। तो कई सारे रूल्स रेगुलेशंस भी वो सीख रही हैं। पढ़ाई में कितनी रुचि है, क्योंकि पढ़ने को लेकर कहते हैं कि खेलने के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई में कितनी रुचि? मुझे सिर्फ ड्राइंग में बहुत ज़्यादा रुचि है मेरी उसमें, बाकी और मैंने बहुत सारी स्केचिंग्स करी है। तो ड्राइंग में बहुत ज़्यादा रुचि है, और वो ड्राइंग किस तरीके की ड्राइंग बनाना पसंद करती हैं ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को प्रकृति से प्रेम होता है, और क्योंकि कनिष्का दिव्यांग है तो उन्हें किस चीज़ से प्रेम है ये भी समझ लेते हैं। तो कनिष्का, किस तरीके की ड्राइंग्स आप बनाती हैं? नेचुरल ड्राइंग्स बनाती हैं या पोर्ट्रेट बनाती हैं? अलग टाइप की मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, और मैंने पीएम मोदी जी की भी पेंटिंग मतलब स्केचिंग करना ज़्यादा पसंद करी, क्योंकि उसको मतलब मेरे को पीएम मोदी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और मेरे को उनसे मिलने का बहुत सपना है कि मैं उनसे मिलूँ आगे। निश्चित रूप से तो कनिष्का का सपना भी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें, इस तरीके की बात कनिष्का कह रही हैं। और आप इनके जज्बे को सलाम ज़रूर करिएगा। जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, और ख़ास तौर पर वोटिंग भी आज चल रही है। कनिष्का छूटी ज़रूर है, लेकिन वोटिंग को लेकर कनिष्का का क्या नज़रिया है ये भी समझ लेते हैं। आज वोटिंग चल रही है, और वोट को लेकर आप क्या समझती हैं? अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मेरी एज नहीं है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बिल्कुल वोट करूंगी। तो देखिए, निश्चित रूप से वोट करना सभी का अधिकार है, और कनिष्का भी इस बात को कह रही हैं कि वोट ज़रूर करें। तो दर्शकों, यहाँ पर फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।